अस्सलाम वालेकुम। आई कैप की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जो सिलेबस चेंज हुआ और पहले तो ये बात की गई कि हार्ड कॉपीज़ में बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी, सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल होंगी। तो ये पता चला कि अभी पता नहीं वो कब अपलोड होने वाली हैं। तो दो बुक्स आई कैप की वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी हैं। कैफ के ग्रुप ए में से एक बुक है और ग्रुप बी में से भी एक बुक है, बिज़नेस लॉ की और कंपनी लॉ की। पीआरसी की जो बुक्स हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द ही ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप वेबसाइट से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कैफ़ के बाकी सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो वो भी जब अपलोड होंगे तो इंशाल्लाह उसके बारे में आपको डिटेल में गाइड करेंगे। बट इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम ये देखने वाले हैं लॉ के सब्जेक्ट्स के जो दो सब्जेक्ट हैं ग्रुप ए में भी और ग्रुप बी में भी, कि कौन से चैप्टर न्यू आए हैं, उनका कोर्स कंटेंट क्या है, ऐसे ओवरव्यू देख लेंगे। और ये हम देखेंगे कि एक्चुअली क्योंकि न्यू स्कीम के मुताबिक आपके एग्ज़ाम होने हैं ना मार्च 2022 में, तो हम ये देखेंगे कि डेमो जो आपका एग्ज़ाम होगा या डेमो पेपर आप उसको कह सकते हो, मॉडल पेपर कह सकते हो, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, डिफ़िकल्टी लेवल आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे और किस तरह से आप उस डिफ़िकल्टी लेवल को माइंड में रखते हुए आपने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। और बार बार जो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ ना कि आप माइंड मैप पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, तो मैं इन दी एंड आपको माइंड मैप के बारे में ज़रूर बता रहा हूँ और एक टॉपिक को मैं आपको डिटेल में बता दूँगा एक डेमो पे कि किस तरह से आप वो ट्री या माइंड मैप बना सकते हो कि कोई भी थ्योरी का सब्जेक्ट है या कोई और भी सब्जेक्ट है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जब आप उसका माइंड मैप बना लो और बाद में अगर आप उसको सिर्फ 2 मिनट देख लो तो वो सारा टॉपिक आपके माइंड में रिवाइज हो जाए। तो उसको भी हम पर्टिकुलरली देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं ग्रुप ए में जो हमारा बिज़नेस लॉ का सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ और इसी तरह बाद में डेमो जो हमारा मॉडल पेपर है उसको भी देख लेंगे और माइंड मैप को भी देख लेंगे, डिफ़िकल्टी लेवल को भी देख लेंगे, एक एक चीज़ को देख लेंगे। हम जल्दी से शॉर्ट सी वीडियो में हम सारा कुछ इसको कवर कर लेते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली चैप्टर्स की बात करूँ ना विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो ये आप पहले तो आई कैप की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो और पहले चैप्टर से लेके 15th चैप्टर तक अगर मैं एक एक नाम आपको गिनाने बैठूं तो ये पहले भी ये ओल्ड स्कीम में अवेलेबल थे। चलो मैं जल्दी अगर आपको सर्चरी बताता जाऊं तो इसमें फॉर एग्जांपल चैप्टर 6 और 7 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पहले था चैप्टर, सारा कुछ सिलेबस था लेकिन इसको 2 पार्ट्स में कर दिया। मतलब इसमें अगर कोई चैप्टर पहले छोटा था तो उसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया, उसके पार्ट्स को सेपरेट कर दिया गया। सिलेबस तकरीबन वही है, जो इसमें चेंजेस हुई हैं पर्टिकुलरली मैं उनकी बात कर लेता हूँ। पहले 15 चैप्टर में आपको कोई ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आएगी। हाँ, अगर हम बात करें ना चैप्टर नंबर 16 की, 17 की और 18 की, ये जो आपको चैप्टर नज़र आ रहे हैं ये न्यू चैप्टर इनमें ऐड हुए हैं। और ये ऐड क्यों हुए? मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में आप बड़ा सुनते थे, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का फ्रॉड हो रहा है और आगे इसी तरह। और क्यों ये चैप्टर्स क्यों ऐड किए गए हैं? देखें, जिस तरह हमारी वर्ल्ड चेंज हो रही है, फ्रॉड्स की टाइप चेंज हो रही हैं और आप जो दुनिया की दूसरी बॉडीज़ को देखें, जिस तरह ACCA की बॉडी है, ICAW की बॉडी है, वो अपने सिलेबस को अपडेट करती हैं। तो इस बार आई कैप ने भी ये कहा है कि हम अप टू डेट अपने जो है ना सिलेबस को रखेंगे ताकि स्टूडेंट्स को या अपने जो प्रोफेशनल्स हम क्रिएट करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उनको एक्चुअल पता चले कि भाई जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो आ जाएं। लेकिन इसमें अभी भी कुछ देखा जाए ना पुराने सिलेबस के मुताबिक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इस तरह की चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं। चलें, वो कोई मसले वाली ऐसी बात नहीं है। तो चैप्टर नंबर 16 में आपको ये बताया जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में जो लीगल रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल होती हैं, जो लीगल प्रोसीडिंग का जो भी मामला होते हैं वो आपको पता चले पार्टीज़ के दरमियान या जो भी कनेक्शन होगा इसमें। और अगर हम चैप्टर नंबर 17 की बात करें तो डाटा प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स का ये चैप्टर इंक्लूड किया गया। ये भी करंट इन्वायरमेंट के मुताबिक ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और जब भी न्यू इंक्लूजन होती है चैप्टर में तो वहाँ से टेस्टिंग ज़्यादा होती है। ये मेरा हरगिज़ मकसद नहीं है कि जो आई कैप ने ग्रिड दी है कि हाँ इन चैप्टर में से इतनी टेस्टिंग होगी उतनी, उसमें 19-20 का फ़र्क हो सकता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। और चैप्टर नंबर 18 कंपटीशन एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट होगा। तो ये जो 3 चैप्टर हैं ये इंक्लूड हुए हैं। तो अभी आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो पहले लॉ पढ़ चुके हैं, तो उनका ये प्लान होगा कि हाँ क्यों ना हम इस तरह कर लें कि जो पहले पढ़ा हुआ है ना उसी को कंटिन्यू कर लें, और तो क्या हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये जो 3 चैप्टर आए हैं, अगर मैं इनकी वेटेज देखूँ फॉर एग्जांपल ये अगर 15 से 20 नंबर की भी ये वेटेज रखते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट वेटेज है। तो आपको इसको ऐसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको ज़रूर इसकी जो है ना क्लासेस ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। ये वाले जो चैप्टर 3 थे आपने इनको भी फोकस करना है और बाकी को भी डिटेल में फोकस करना है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जब हम पेपर पे जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं जो कि ग्रुप बी में
कंपनी लॉ का सिलेबस है वो क्या है। तो जो कैफ 4 वाले हैं, बिजनेस लॉ वाले, थोड़ा वेट कर लें, मॉडल पेपर पे हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करते हैं। अच्छा देखें, इसमें भी अगर मैं आपको पर्टिकुलरली बात बताऊं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो तकरीबन यहाँ पे अगर देखा जाए ना, ये चैप्टर नंबर 1 से लेके और चैप्टर नंबर 11 तक ये पहले इंक्लूडेड थे। ज़रा इनको पहले तो ये बात है कि थोड़ा इनको एलैबोरेट किया गया है, ठीक है। और जो एंड पे चैप्टर अवेलेबल है ना, इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप, इसको ज़रा डिटेल में आपको देखना होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, क्योंकि ये कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट है, तो इसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल होती हैं, जिसको आपको बड़ी डिटेल में देखना होगा। हाँ, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने पहले कंपनी लॉ वाला पोर्शन पढ़ा हुआ है तो बेशक आप इसको स्किप कर दें और आप अपने फोकस टेस्ट सेशन पे कर सकते हो। और अगर आप इस इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप को खुद स्टडी कर लेते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हो, तो आपको इजीली इसको मैनेज कर जाओगे। लेकिन बिजनेस लॉ पे मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, कंपनी लॉ में आप इसे कर सकते हैं। अच्छा, पर्टिकुलरली अगर हम मॉडल पेपर की बात करें ना, मॉडल पेपर पे तो यहाँ पे ना दोनों का मैं बता दूंगा, दोनों का तकरीबन सेम ही पैटर्न है। अगर हम ग्रुप ए के जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ उसकी बात करें या ग्रुप बी का जो सब्जेक्ट है कंपनी लॉ उसकी हम बात करें, दोनों का तकरीबन सेम ही है। क्वेश्चन का फ़र्क हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद जेहन में ये रखनी है कि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करने होंगे। सब्जेक्ट में ये लिखा हुआ है आंसर ऑल 10 क्वेश्चन। यहाँ पे अगर कंपनी लॉ की बात की जाए तो उसके मॉडल पेपर में 11 क्वेश्चन हैं। तो आप दोनों को डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह स्टडी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम बर्ड आई व्यू ले रहे हैं। पहले तो इसमें MCQs अवेलेबल हैं, और MCQs की जो अगर तादाद अगर हम ये तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास यहाँ पे इनकी तादाद आ रही है 15। तो 15 ही बिजनेस लॉ में आएंगे और 15 ही आएंगे कंपनी लॉ में। बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हो जाएं यार ये तो 15 MCQs आ गए हैं तो 15 नंबर तुम्हारे आसानी से आ जाएंगे। MCQs हाँ ये अच्छी बात है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको कितना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, कंसेप्चुअली आप इसे रीड करेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि हाँ इस MCQs का क्या आंसर बनता है। अगर पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करूँ तो आपको पता है कि जो कैफ के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, वहाँ के 2 किस्म के लेवल होते हैं, लेवल 1 लेवल 1 और लेवल 2। तो ये किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई करने का बड़ा आसान तरीका है। अगर हम यहाँ पे नीचे आए ना, जो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लें और पहले मैं अगर इसके 2 वर्ड पढ़ूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट डाउन द मेन टॉपिक्स एरियाज कवर्ड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पे सिंपल बता दिया गया। ये सिंपल आपने जो पढ़ा है याद किया है वो आपने सेम एज इट इज़ लिख देना है। ये तो सिंपल लेवल 1 का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी सिनेरियो इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कंपनीज का जिक्र किया हुआ है और कंपनी के बारे में सिनेरियो पहले बताया गया और बाद में बताया कि हाँ यहाँ पे क्या लॉ की प्रोसीडिंग होगी। पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आएंगे और यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो आपको डिटेल में थॉरली इसको रीड भी करना है और अंडरस्टैंड भी करना है, तभी आपको पता चल पाएगा कि लेवल 1 के क्वेश्चन कौन से आएंगे, लेवल 2 के क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। और इसी तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है, चाहे वो कंपनी लॉ का सब्जेक्ट हो या बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट हो। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लास्ट पोर्शन में मैं आपको माइंड मैप के बारे में बताऊंगा, ट्री के बारे में, कि जो कि आपको रिवीजन में ना आपकी वो बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर देगा और आपके ऐसे टॉपिक रिवाइज होंगे इंशाल्लाह। इस स्ट्रेटजी ने मुझे भी बहुत हेल्प आउट किया था और इंशाल्लाह आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। समझिएगा, मैंने एक टॉपिक ऐसे ही उठा लिया है, मुझे नहीं पता ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये हमारा टॉपिक, ये आपको टीचर ने पढ़ा दिया, अभी आपने एक बार इसको रीड कर लिया और रीड करने के बाद आपको पता चला कि भाई मैंने देखा है इसके यहाँ पे ना ये पार्ट्स लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल इसके पार्ट्स हैं या सब हेडिंग्स हैं, ये यहाँ पे हमारे पास 12 पार्ट्स आ रहे हैं या 13 पार्ट्स जो भी आ रहे हैं। तो हमने इसका ट्री कैसे बनाना है, पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है अपने माइंड में कि ये हमारे पास हेडिंग आ गई है। अभी मैंने इसको 12 शाखों में डिवाइड करना है, चाहे आप उसको वर्टिकल कर लो इस तरह 1 2 3 4 5 6, या आप उसको इस तरह से कर लो डायगोनल, जिस तरह आपको बेहतर लगे आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस तरह करोगे, यहाँ पे आपकी हेडिंग लिखी हुई है और आपने अभी करना ये है कि जो हेडिंग है ना यहाँ पे, वो आप उसकी 12 की 12 शाखों में 12 के 12 पॉइंट्स में वो हेडिंग्स लिखें और उस हेडिंग में जो एक्सप्लेन किया गया है उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अपनी वर्डिंग में यहाँ पे लिख लें। ये आपके जो माइंड मैप होगा ना, जब आप एक टॉपिक को रिवाइज अच्छी तरह आपने कर लिया है, उसको रीड कर लिया है और फॉर एग्जांपल आप 1 वीक बाद उसको रिवाइज करना चाहते हो, सिर्फ आपने उस माइंड मैप को एक बार पढ़ना है।
3 या 4 मिनट लगेंगे, जितना भी वो लेंथी आपका, चाहे वो 2 पेजेस का बुक में था ना वो टॉपिक, तो आपको 3 या 4 मिनट लगेंगे और आप वो ईजिली रिवाइज कर लेंगे। आपके माइंड में वो चीज़ें बड़ी जल्दी से वो घूमने स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपको किस तरह से हेल्प आउट करेगा? जिस तरह MCQs हैं, अगर आपने MCQs में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये माइंड मैप आपको MCQs में इंशाल्लाह ज़रूर चैम्पियन बनाएंगे। तो गाइज़, ये थी आज की वीडियो कम्प्लीटली। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में, हम कोशिश करेंगे। और जब भी न्यू कोई सिलेबस आएगा या न्यू बुक्स अपलोड होंगी तो उसके ऊपर हम ऐसे ही एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आपको डिटेल में उसके बारे में पता चल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।